कल हम लोग ने किया था पॉलन ग्रेन या मेल गैमेटोफाइट, याद आया? कल हम लोग ने क्या किया था? पॉलन ग्रेन यानी परागकण या मेल गैमेटोफाइट, ठीक है, उसके बारे में हम लोग ने क्वेश्चंस भी किए थे। आज थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, लेकिन 2-3 क्वेश्चन का जरा जवाब दे दीजिए। 60% से भी ज्यादा जो फ्लावरिंग प्लांट है उनमें पॉलन ग्रेन कितने सेल की अवस्था में बाहर आते हैं? 2 सेल। 2 सेल में से पहली सेल बड़ी वाली का नाम वेजिटेटिव और छोटी वाली का नाम जेनरेटिव। अच्छा, फिर बताया गया था कि एक माइटोसिस होगी कुछ में, 40% केसेस में एक माइटोसिस होनी अभी बाकी है। वो माइटोसिस कहाँ होगी? वेजिटेटिव की जेनरेटिव? बताया था जी फॉर जनरेटिव, जी फॉर गैमेट बनाएगा, और गैमेट तभी बनाएगा जब माइटोसिस होगी। अगर एक बार इसमें माइटोसिस हो गई तो कितने गैमेट बनेंगे? 2। मोटाइल थे कि नॉन मोटाइल? मोटाइल थे कि नॉन मोटाइल? नॉन मोटाइल, मतलब चल फिर नहीं सकते थे। याद आया? बोला था मैंने आपको बोला था, याद रखिएगा, पूछूंगा, और ये अभी आगे आने वाला है, काम आएगा ये, राइट? तो ये सारी बातें यहां तक क्लियर हो गई थी। आज देखते हैं कि पॉलन ग्रेन से घाटा भी है और फायदा भी है। पॉलन ग्रेन से घाटा भी है और फायदा भी है। तो क्या घाटा है, क्या फायदा है? किसी को पता है पॉलन ग्रेन से क्या घाटा है? पॉलन एलर्जी। एलर्जन की तरह काम करता है, एलर्जन। यानी पॉलन ग्रेन किसकी तरह काम करता है? एलर्जेंस की तरह। एलर्जी को हिंदी में ऐसे लिखा जाता है, देखा होगा लिखा हुआ, एलर्जी। पॉलन ग्रेन क्या करता है? एलर्जी कॉज करता है। लेकिन कौन सा पॉलन ग्रेन? क्या सारे एलर्जी कॉज करते हैं? आंसर आएगा नहीं, सारे नहीं करते, मोस्ट ऑफ द पॉलन ग्रेन करते हैं। मोस्ट ऑफ द स्पीसीज ऑफ पॉलन ग्रेन कॉज एलर्जी। क्या सारी स्पीसीज करती हैं कि मोस्ट ऑफ द स्पीसीज? मोस्ट ऑफ द स्पीसीज करती हैं, सारी नहीं करती, ध्यान दीजिएगा। मोस्ट ऑफ द स्पीसीज, मोस्ट ऑफ स्पीसीज ऑफ पॉलन ग्रेन कॉज एलर्जी। और क्या कॉज कर देती हैं? इससे कॉज कर देती हैं ब्रोंकियल एफ्लिक्शन। ब्रोंकियल एफ्लिक्शन, कॉज ब्रोंकियल एफ्लिक्शन। यानी क्या? ब्रोंकाई संबंधित रोग। ब्रोंकाई क्या होती है? हमारे फेफड़ों में ट्यूब्स होती हैं, पतली पतली, उनको बोलते हैं ब्रोंकाई। तो पॉलन ग्रेन एलर्जेंस की तरह काम कर रहा है कि नहीं? एलर्जेंस क्या होते हैं? जो एलर्जी कॉज करते हैं। एलर्जेंस क्या होते हैं? जो एलर्जी कॉज करते हैं। फाइटर कौन होता है? जो फाइट करता है। ड्राइवर कौन होता है? तो जो एलर्जी कॉज करते हैं उन्हें क्या बोलेंगे? एलर्जेंस। अब समझ में आई एलर्जेंस क्या होते हैं? एलर्जेंस क्या कॉज करते हैं? कॉज एलर्जी। तो देखो इसने भी तो एलर्जी कॉज करी, एलर्जी कॉज कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ द स्पीसीज कॉज एलर्जी कि ऑल द स्पीसीज कॉज एलर्जी, या सम स्पीसीज कॉज एलर्जी? मोस्ट या सम या ऑल? हाँ, ये जरूर याद रखिएगा, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है ये सारे, ये स्टेटमेंट में पूछे जाते हैं अक्सर। चलिए, इन सम
इन सम पीपल cause, in some people pollen grain cause. pollen grain cause क्या कॉज करता है, ऐसे याद रखिएगा, एबीसी। क्या याद रखिएगा, एबीसी, ए बी सी। ए फॉर अस्थमा, अस्थमा का मतलब दमा, सांस लेने में दिक्कत होती है उसको क्या बोलते हैं, दमा। देखा होगा कि अगर कोई व्यक्ति दमा से पीड़ित है या अस्थमा से पीड़ित है, उसकी सांस आपको सुनाई पड़ेगी। जब वो सांस लेगा ना, लग रहा है कि वो दम लगा के सांस ले रहा है, बिल्कुल आपको उसकी साउंड सुनाई पड़ेगी। ठीक है ना, अस्थमिक पेशेंट को कभी देखो, आप सुन के बता दो कि अस्थमा की समस्या वाला पेशेंट है। तो एक हो गया अस्थमा, और चूंकि दम लगानी पड़ रही है तो नाम क्या हुआ, दमा। दूसरा ब्रोंकाइटिस, क्या चीज, ब्रोंकाइटिस, यानी ब्रोंकाई में जलन, ब्रोंकाई में जलन। देखो कहीं भी आइटिस लग जाए, यहां पे की दे रहा हूं आपको, की दे रहा हूं, आइटिस लगाओ, अगर कहीं पे भी आइटिस लगाओ लास्ट में, तो इसका मतलब होता है इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन मतलब हिंदी में जलन, हिंदी में जलन। और जलन में दो सिम्टम्स आते हैं। जलन में कितने सिम्टम्स आते हैं, दो। एक होता है स्वेलिंग यानी सूजन, एक स्वेलिंग यानी सूजन, और एक दूसरा पेन यानी दर्द, पेन यानी दर्द। और सी फॉर क्या होगा पता है, जैसे इसके कुछ एग्जांपल बताओ, जैसे डर्मेटाइटिस। अरे कल डर्मा का मतलब बताया था क्या सर, डर्मा का मतलब क्या बताया था, हाँ तो बोलो ना। तो डर्मेटाइटिस कहां पे जलन हो रही है, लैरिंजाइटिस, फेरिंजाइटिस, फेरिंग्स में, गैस्ट्राइटिस, पेट में, गैस्ट्रो वर्ड पेट के लिए आता है, ठीक है ना। नेवराइटिस, पड़ोसी से जलन, नेवर, नेवर्स होते हैं ना, तो उनको क्या बोलते हैं, और आइटिस लगा दिया तो पड़ोसियों से भी जलन होती है, या पड़ोसी को हमसे जलन होगी तो नेवराइटिस बोलते हैं उसको, ठीक है ना। कंजक्टिवाइटिस, कंजक्टिवाइटिस आंखों में कंजक्टिवा होता है, उसमें जलन होती है, जो लाल लाल हो जाता है ना। तो याद रहेगा, आइटिस कहीं भी आ गया, गैस्ट्राइटिस, लैरिंजाइटिस, फेरिंजाइटिस, डर्मेटाइटिस, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, न्यूराइटिस, न्यूरॉन्स में जलन हो तो इसीलिए मैं कीवर्ड बता देता हूं समय समय पर, याद रखिएगा, फेल नहीं होगा। और सी से हो जाएगा क्रॉनिक, सी से हो जाएगा क्रॉनिक रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, ये दोनों क्रॉनिक रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है। यानी काफी बुरी श्वसन संबंधित रोग है ये दोनों। किसी को अस्थमा हो जाता है, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, किसी को अगर ब्रोंकाइटिस हो गई, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। अंदर जलन हो रही है, क्या आप सांस लेने में कंफर्ट महसूस करोगे, अंदर जलन हो रही है तो क्या सांस लेने में हमें कंफर्ट फील होगा, नहीं होगा भाई। तो ये कुछ कुछ लोगों में होता है कि सभी में, कुछ लोगों में। देखो एनसीईआरटी की एक लाइन फोकस करोगे तभी तो आपके स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होंगे, असर्जन रीजन होगा और मल्टीपल चॉइस होगा। फार्मूला क्या बना, एबीसी, ए फॉर अस्थमा, बी फॉर ब्रोंकाइटिस, सी फॉर किसी के आगे आइटिस लग गया मतलब क्या, इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं, जलन। जलन में दो सिम्टम होते हैं, कहीं पे स्वेलिंग आ जाए और साथ ही साथ दर्द भी महसूस हो, तो उसको बोलते हैं जलन।
आपने सुना होगा कोलाइटिस, कोलन में जलन होता है, कोलाइटिस कोलन में जलन होता है, ठीक है ना। हो गई बात क्लियर, यहां तक किसी को कोई समस्या? तो ये हो गया क्लियर। अब एक पौधा है जो हमारे भारत में कभी नहीं था, लेकिन आज वही पौधा हर जगह हो गया, यूबिक्विटस हो गया। यूबिक्विटस का मतलब होता है सर्वव्यापी, यानी जहां देखो वहां पाया जाता है। उस पौधे का नाम है कैरेट ग्रास। पहले मैं आपको दिखा दूं, क्योंकि आप सबने देखा है लेकिन आप पहचानते नहीं हो। एक बार मेरे नजरिए से भी देख लो। ये देखो, ऐसा ऐसा होता है। ये देखो, ऐसे ऐसे जगह जगह पे बंडल पाए जाते हैं इसके। रोड साइड बहुत है, ठीक है ना, रोड साइड बहुत है। ये देखो ऐसा, ऐसा देखो, ऐसे घास जैसा होता है। ये देखो, गाजर की घास जैसे लगता है, बहुत कॉमन है। ये देखो, इसको देखो, इस तरह के फूल देखे, उसमें इस तरह के फूल होते हैं, बंडल के बंडल। ये देखो, इसमें इसमें और क्लियर है ऐसा, रोड साइड। नहीं देखा? इसी को बोलते हैं कैरेट ग्रास, कैरेट ग्रास। तो एक है कैरेट ग्रास, पार्थिनियम, पार्थिनियम उसका साइंटिफिक नेम है। उसको कैरेट ग्रास भी बोलते हैं क्योंकि उसकी पत्तियां कैरेट से मैच कर रही हैं, कैरेट ग्रास। और उसी को कांग्रेस ग्रास भी बोलते हैं क्योंकि कांग्रेस के पीरियड में आई थी। हाँ, 1967 में, 1967 में लगभग। तो ये क्या, पार्थिनियम कांग्रेस के पीरियड में आई थी, इसलिए कांग्रेस ग्रास भी कहते हैं इसको, ठीक है। पार्थिनियम साइंटिफिक नेम है, कॉमन नेम है कैरेट ग्रास या फिर कांग्रेस ग्रास। ये ग्रास कहां पे अपने यहां पे आ गई थी कि लाई गई थी? नहीं, आ गई थी। बाई चांस, लाएंगे क्यों? ये आ गई थी। क्यों? भारत में तब गेहूं बहुत कम हुआ करता था, चावल तो बहुत होता था पर गेहूं नहीं हुआ करता था। लेकिन अगर गेहूं नहीं मिलता तो रोटी नहीं मिलती, ब्रेड नहीं मिलते, इतने सारे जो आइटम्स है, फूड आइटम्स जो शाकाहारियों के लिए बने हुए, इनफैक्ट मांसाहारी क्या रोटी नहीं खाता? मतलब कहने का मतलब जो नॉनवेज खाते हैं वो रोटी नहीं खाते क्या? वो ब्रेड्स नहीं खाते? तो उनको भी चाहिए। तो इसलिए हमारे यहाँ पे तो गेहूं की पैदावार बड़ी कम थी, तो इसलिए क्या हुआ, हम लोग ने मैक्सिको से इंपोर्ट कराया, यूएसए, मैक्सिको से हम लोग ने इंपोर्ट कराया। तो जब अलग अलग हो गया, उस समय एक ही था, तो क्या वहां से इंपोर्ट कराया। जब इंपोर्ट कराया, पहले तो रसिया यूएसएसआर था, सोवियत संघ यूनियन क्या नाम था उसका, है ना। अब तो बहुत सारे पार्ट हो गए उसके। पहले भारत में ही अफगानिस्तान था, भारत में ही पाकिस्तान था, भारत में ही बांग्लादेश था, भारत में ही सब कुछ था। अब तो सब अलग हो गए। इनफैक्ट भारत में भी कई स्टेट कर रहे हैं आंदोलन कि हमें अलग करो। तो पार्थिनियम यानी कैरेट ग्रास या कांग्रेस ग्रास, ये ये जो है इंपोर्ट कराया गया था गेहूं। कहां से कराया गया था? मैक्सिको। तो मैक्सिकन वीट के साथ जब गेहूं इंपोर्ट हुआ था, तो ये उसके साथ आ गए थे एज ए वीड। देखो, कभी हम लोग चावल, मान लो मैंने 2 बोरे वो खरीदे, 2 क्विंटल वो खरीदा गेहूं। अब गेहूं जब खरीद के लाते हैं तो उसको उसको साफ किया जाता है, साफ करते हैं। जब साफ करते हैं, देखा होगा सरसों के दाने भी एक आध दो निकल आते हैं। एक दो तो मैं कम ही बता रहा हूँ, मतलब साफ करने में देखा होगा सरसों के दाने निकले, कंकड़ पत्थर निकल आते हैं। कुछ गेहूं काटते समय जो गांठें होती है ना, वो नॉट, वो भी निकल आते हैं। फिर देखा होगा उसमें कुछ और खरपतवार भी निकल आते हैं। उसी के साथ साथ वैसे ही एक बीड आ गया था, ये कैरेट ग्रास, इसके बीज आ गए थे, इसके पॉलन ग्रेन उड़ के चले आए थे, ठीक है ना, ये सारे। तो पार्थिनियम, ये कैरेट ग्रास, ये came in India, came in India via imported Mexican wheat, यानी
भारत में मैक्सिको गेहूं के आयात के समय आ गया। गेहूं के आयात के समय आ गया। कब आया था? जब गेहूं का आयात, इंपोर्ट मतलब आयात लाना, एक्सपोर्ट मतलब भेजना, तो यहां आ गया। और यहां पर क्या हो गया? यहां पर ये हो गया स्प्रेड एवरीवेयर, स्प्रेड एवरीवेयर, इसको बोलते हैं, एक स्टैंडर्ड वर्ड है इसके लिए यूबिक्विटस, लेकिन मैं सिंपल वर्ड यूज कर रहा हूं, एवरीवेयर इन आवर कंट्री, हमारी कंट्री में हर जगह फैल गया। और ये बन गया, बिकेम मोस्ट प्रॉब्लमैटिक टेरेस्ट्रियल वीड, यानी सबसे ज्यादा समस्या कॉज करने वाला जमीन का पौधा बन गया। सबसे ज्यादा समस्या कॉज करता है, क्या कॉज करता है? एलर्जी कॉज करता है। तभी तो प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। इसी की वजह से इंडिया में बहुत ज्यादा लोग एलर्जिक है। इसके पॉलन ग्रेन हमारे अंदर जाते हैं और एलर्जी कॉज कर देते हैं। इसीलिए जो जहां पे पार्थिनियम ग्रास ज्यादा होता है, वहां के लोग क्या होते हैं ना, ज्यादा उनको स्नीजिंग हो जाती है जब बाहर जाते हैं, और देखा होगा ज्यादा वो बीमार पड़ते हैं, क्योंकि क्या होता है, ये एलर्जी कॉज कर देता है। ठीक है ना? रोड साइड पे काफी अपने आप ग्रो कर जाता है। आप कभी हाईवे पे जाइए, वहां देखिएगा खेत के आसपास बहुत ज्यादा ग्रो कर जाते हैं। इसको उखाड़ दोगे फिर आ जाएंगे, फिर उखाड़ दोगे फिर आ जाएंगे। और एक बात और, एक क्वेश्चन पुट अप होता है, अगर पूछा जाए कि मोस्ट प्रॉब्लमेटिक टेरेस्ट्रियल ना बोल के अगर मैं बोलूं एक्वेटिक वीट, तो बताओ। वाटर हाइसिंथ, जलकुंभी, वाटर हाइसिंथ, वो लाए थे, ये आ गया था, ये अपने आप आ गया था बाई चांस, और वो जानबूझकर लाए थे क्योंकि उसका फूल बैगनी कलर का होता है, बैगनी और पिंक मिक्स, देखा होगा, माव कलर बोलते हैं, माव। और वो बहुत अट्रैक्टिव होता है जब खिलता है, और पत्तियां बहुत चिकनी और मोटी होती हैं और ऐठी ऐठी सी हुई होती हैं, ऐठी बिल्कुल ऐसे जैसे 180 डिग्री पे घुमा दिया गया हो। तो दो चीज के लिए लाए थे, एक तो द ब्यूटी ऑफ द फ्लावर एंड द वो स्पेसिफिक शेप ऑफ द लीफ। और लेकिन वो भी क्या बन गया? वो टेरेस्ट्रियल वीड बन गया कि एक्वेटिक वीड? उसने प्रॉब्लम की कहां पे? एक्वेटिक, वो एक्वेटिक खरपतवार बन गया। और ये कौन सा? जल वाला, वो जमीन वाला बन गया। तो अगर पूछा जाए मोस्ट प्रॉब्लमेटिक एक्वेटिक वीड, तो आंसर वाटर हाइसिंथ। आगे आएगा, आगे आएगा, अभी बता दिया मैंने। देखो मैं यहां नोट करके लिखा देता हूं, मोस्ट प्रॉब्लमैटिक, यहां पे क्या लगा दूं? एक्वेटिक वीड, नाम है वाटर हाइसिंथ। इसी चैप्टर में आएगा आगे, वाटर हाइसिंथ यानी जलकुंभी। आइकॉर्निया भी बोलते हैं, इसका साइंटिफिक नेम है आइकॉर्निया। क्या नेम है इसका? आइकॉर्निया, ये दूसरा नाम, इसका साइंटिफिक नेम है आइकॉर्निया। उसका था पार्थिनियम, उसका क्या था? पार्थिनियम। सबसे ज्यादा जमीन पर समस्या पैदा करने वाला खरपतवार का नाम पूछा जाए तो आंसर पार्थिनियम। और अगर पूछा जाए पानी में सबसे ज्यादा कौन सा समस्या कॉज करने वाला खरपतवार है, तो आंसर जलकुंभी, साइंटिफिक नेम आइकॉर्निया।
ठीक है, दोनों क्वेश्चन नीट में आ चुके हैं, दोनों क्वेश्चन नीट में आ चुके हैं, लेकिन वो अलग जगह है, ये अलग जगह, मैंने एक साथ करा दिया दोनों। ये आ गया था और ये जानबूझकर लाए थे, डेलिबरेटली। डेलिबरेटली का मतलब होता है जानबूझ के किया गया काम। तो ये डेलिब्रेशन था और ये क्या था, बाय चांस। ये बाय चांस हुआ था और ये डेलिब्रेशन से लाए थे, ठीक है ना, जानबूझ के लाए थे, क्योंकि हम उसके फूलों के कलर से अट्रैक्ट हो गए थे, हम उसकी पत्तियों से अट्रैक्ट हो गए। और किसी से पूछो पौधे नेचर के लिए फायदेमंद है कि हानिकारक, तो हमने सोचा फायदेमंद है, ले चलो अपने वेस्ट बंगाल के तालाबी तालाब में। वेस्ट बंगाल में मछली पालन बहुत ज्यादा होता है, तो वहां हम लोग ने क्या किया, वहां पर हम लोग ने इसको ग्रो करा दिया, सारे तालाब में भर गए, पूरा तालाब भर गया इससे। कभी कभी किसी गांव साइड से निकलो, देखना तालाब होगा इससे भरा हुआ होगा बिल्कुल, और उसमें बैगनी रंग का फूल खिला होगा, ठीक है ना, बहुत अट्रैक्टिव लगता है। पर हर अट्रैक्टिव चीज अच्छी नहीं होती है ना। इसका मतलब क्या, इसने क्या कॉज कर दिया, सारी तालाब की ऑक्सीजन सोख लिया। जब तालाब की ऑक्सीजन इसने सोख लिया तो तालाब में ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो गई, और तालाब में कौन पल रहा था, मछलियां मर गई। तो भैया वहां मछली पालन ठप होने लगा, तो पता चला मोस्ट प्रॉब्लमेटिक वो मोस्ट प्रॉब्लमेटिक एक्वेटिक वीड के इंट्रोड्यूस करने से हुआ था। और जब हम इसको उखाड़ते थे किसान, फिर आ जाता है। देखो आप कभी किधर कोई रिवर साइड देखो, वहां पे ये अपने आप ग्रो कर जाते हैं, उखाड़ो सफाई करके जाते हैं, 4 दिन बाद फिर आ जाता है। गांव वाले तो उसको बोलते हैं बेशरम का पौधा, बेहया का पौधा। बताओ सुना है, किसने सुना है, कितने लोगों ने सुना है, देख लो सुना है। होता है जब बोलते हैं वो लोग, कहते हैं बड़ा बेशरम है, बेहया है। बेशरम किसको कहते हैं, जिसको 4 थप्पड़ मारो भगा दो, फिर वो लौट के आएगा, मार लो एक और थप्पड़ मारो, मारो एक और मारो, फिर आप एक दो मार दोगे, फिर क्या भाग, फिर कहेगा, फिर आ जाएगा, कहेगा मारो मारो मारो। चलो ये हो गई बात क्लियर, हो गया। अब देखिए, पॉलन ग्रेन एज ए सोर्स ऑफ फूड सप्लीमेंट, ये हेडिंग है, वो हेडिंग वो खत्म हो गया। यानी परागकण भोजन का अच्छा स्रोत है, ये हमारी हेडिंग है। ये एनसीईआरटी की चल रही है, पर मैंने हेडिंगों में तोड़ दिया इसको, छोटे छोटे हेडिंग में। इससे क्या होगा, आपका कंसंट्रेशन उस पर्टिकुलर टॉपिक पे होगा। जैसे एनसीईआरटी में तो गो थ्रू दे देते ना, एक साथ 1 से स्टार्ट हुए 100 पे खत्म हो गए। हमने छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लिया है, ताकि पता चले पॉलन ग्रेन एलर्जी भी कॉज करता था, और पॉलन ग्रेन एज अ सोर्स ऑफ फूड मटेरियल भी था। यानी पॉलन ग्रेन फायदेमंद भी है और नुकसानदेह भी है। देखो pollen grain are nutrient rich, न्यूट्रिएंट रिच। न्यूट्रिएंट रिच से मतलब होता है पोषण से भरपूर। अच्छा इसमें क्या क्या होता है, इसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, इसमें फैट यानी वसा होती है, इसमें प्रोटीन होता है, इसमें विटामिन्स होते हैं, इसमें मिनरल्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट यानी शुगर शर्करा, फैट यानी वसा, प्रोटीन को प्रोटीन ही कहते हैं। हम लोग दाल क्यों खाते हैं, हम लोग दाल क्यों खाते हैं, जो लोग मांस मछली अंडा खाते हैं वो क्यों खाते हैं, प्रोटीन के लिए। सारा चक्कर तो प्रोटीन का है ना। अगर हम प्रोटीन नहीं खाएंगे तो बॉडी बिल्डअप कैसे होगी। जो लोग बॉडी बिल्डिंग बनाने जाते हो प्रोटीन का पाउडर फाँकते हैं, नहीं भागते हैं, भागते हैं। अरे उसी को कह रहा हूं, उसको भागना ही बोलेंगे, वो लोग इतना एक एक मुट्ठी लेके खा लेते हैं, लेकिन वो बॉडी के लिए बेकार है, वो बेकार है, उससे क्रिएटिनिन पैदा हो जाएगा। और अगर क्रिएटिनिन बहुत ज्यादा बनने लगा तो आपकी किडनी फेल होने का खतरा कई गुना बढ़ जाएगा। इसीलिए नेचुरल बॉडी बनाइए, वो परफेक्ट है। मिनरल यानी खनिज। अब इतना सब कुछ है तो कैसे छोड़ दें इसको, अगर इतना सब कुछ है तो कैसे छोड़ दें।
इसीलिए पता है वेस्टर्न कंट्रीज के लोग बड़े वो होते हैं चीजों के लिए कॉन्शियस। तो वेस्टर्न कंट्रीज ने क्या किया, इन वेस्टर्न कंट्रीज it is used as rich food supplement in the form of टैबलेट। इसकी क्या बना ली लोगों ने, टैबलेट बना ली, पॉलन की टैबलेट बना ली, पॉलन का सिरप बना लिया बच्चों के लिए, खुद टैबलेट खाते हैं, बच्चों को सिरप पिला देते हैं। उसके अलावा वो शेक बना देते हैं आप लोगों के लिए, शेक्स, क्रीम्स एसेट्रा, क्रीम बना देते हैं त्वचा के लिए ताकि त्वचा दमक जाए एसेट्रा। वेस्टर्न कंट्रीज में खाने से भरपूर है, इसलिए क्या बना देते हैं, इसकी टैबलेट बना देते हैं, दवा, पॉलन टैबलेट, यानी पॉलन की टैबलेट को गोली बोलो, पॉलन की गोली, परागकण की गोली, गोली, सिरप बच्चों के लिए, शेक्स, शेक, ठीक है ना, शेक्स आपके लिए, क्रीम्स लड़कियों के लिए, क्रीम को क्रीमी तो बोलते हैं, दो तरह की क्रीम बनाते हैं, जेल वाली भी, त्वचा वाली भी, पोषण दोनों से मिल रहा है ना। देखो मेरे ग्लो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अब लगा रहे हैं आजकल, तब कोई टच करेगा तो फिर वो फ्लफी फ्लफी होगा, देखने में गोरा गोरा और छूने में फ्लफी फ्लफी। और इसका ऐड आता है, पहले मैं बहुत काला था, बड़ा इंफीरियर फील किया करता था, बच्चे को सामने में जब जाता था तो झुका रहता था, मेरी नजरें मिल नहीं पाती थी, मैं बड़ा अनुशासनहीन फील करता था, फिर मेरी लाइफ में एक क्रीम आया, उसने मेरी जिंदगी में एकदम भूचाल मचा दिया, रातों रात मेरी जिंदगी बदल गई, और आज देखिए मेरा कॉन्फिडेंस, फलाना क्रीम लगाइए और त्वचा को दमकाइए। ऐसे ही आता है ना एड। तो इन वेस्टर्न कंट्रीज इट इज यूज्ड एज द फूड सप्लीमेंट इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट, सिरप, शेक और क्रीम एसेट्रा। और पता है अगर इतने ही अच्छे हैं तो कुछ तो करके दिखाएं ये। देखो nowadays it is used to increase the performance, it is used to increase performance of athlete, और दूसरा रेस हॉर्सेस, एथलीट होते हैं रनर, धावक, जैसे पीटी उषा थी ना, और भी बहुत लोग हैं, सबसे पहली कौन थी, पीटी उषा भारत की। और रेस हॉर्सेस मतलब घुड़सवारी जो होती है ना, घोड़े की दौड़ नहीं होती है, हाँ मेरा एक नंबर पे 1 करोड़ लगा, घुड़सवारी, इसीलिए नहीं लगा रहे ना। तो घुड़सवारी जो रेस हॉर्सेस होते हैं उनकी परफॉर्मेंस बढ़ जाती है इसको पिलाने से या खिलाने से टैबलेट, और एथलीट्स की तो बढ़ती बढ़ती है। एथलीट्स तो चाहते ही कि हमारी परफॉर्मेंस जितनी ज्यादा होगी हमारा टारगेट उतना अच्छा अचीव होगा। इनफैक्ट आजकल तो बॉडी बिल्डर भी यूज कर रहे हैं, लेकिन एनसीईआरटी में 2 ही दिया है। इनफैक्ट आप सर्च करो ना अमेजोन वगैरह पे, इसके बहुत प्रोडक्ट पड़े हुए हैं। पहले तो वेस्टर्न कंट्री में यूज किया जाता था, आज इंडियन कंट्री में यूज किया जाता है। देखो रुको रुको,
अब तो इंडिया में इतना ट्रेंड बढ़ गया इसका। ये देखो, ये सब है, सब मार्केट का ही तो है। इसको ये देखो, सब अमेजोन पे ही सर्च किया, ये देखो, है ना, सब अमेजोन पे है, अम्मा से ले लेना। देखो इतने सारे प्रोडक्ट हैं, क्या खाओगे, बी पॉलन सब कुछ है, पॉलन प्रोटेक्ट, ये देखिए पॉलन, ये ग्रेन्यूल्स, ठीक है ना, ये सारी चीजें। इनफैक्ट देखो, ये सारी सप्लीमेंट हैं, सब पॉलन ग्रेन से ही बने हैं। तो ये बात क्लियर हो गई, दो चीजें क्लियर हो गई। अब सवाल ये उठता है थर्ड हेडिंग। थर्ड हेडिंग ये कि पॉलन ग्रेन रिलीज होने के कितने समय तक जिंदा रहते हैं। पॉलन ग्रेन का जीवन काल कितना है, वाइबिलिटी कितनी है, नोट करिए जिनका छूटा हुआ नहीं। अब अगली हेडिंग है पॉलन ग्रेन, वाइबिलिटी ऑफ पॉलन ग्रेन। यानी परागकण का जीवन काल कितने दिनों तक जिंदा रहते हैं, इसको बोलते हैं परागकण का लाइफ स्पैन। देखो, पॉलन ग्रेन्स alive for certain time before reaching on stigma. तो पॉलन ग्रेन क्या होता है, स्टिग्मा से पहुंचने से पहले तक जिंदा रहते हैं, एक निश्चित समय तक जिंदा रहते हैं। क्या लिखा है, पॉलन ग्रेन्स अलाइव, पॉलन ग्रेन्स अलाइव फॉर ए सर्टेन टाइम बिफोर रीचिंग ऑन स्टिग्मा, यानी वर्तिकाग्र पर पहुंचने से पहले एक निश्चित समय तक जिंदा रहते हैं। और ये जो वाइबिलिटी टाइम है, ये किस पर डिपेंड करता है, स्पीसीज टू स्पीसीज। वाइबिलिटी कोई भी करेक्टर स्पीसीज बदलने पर बदल जाता है, बताया था ना। तो बताइए किस पर डिपेंड करेगा, वाइबिलिटी किस पर डिपेंड करेगी। वाइबिलिटी पीरियड इज वेरिएबल and depends upon species.
सभी प्रजातियों के लिए डिफरेंट होता है टाइम, यानी वाइबिलिटी पीरियड इज वेरिएबल, यानी वाइबिलिटी पीरियड सबका अलग अलग होता है और डिपेंड करता है प्रजातियों पर। परागकण का जीवन काल प्रजातियों के आधार पर भिन्न भिन्न होता है। भिन्न भिन्न समझते हो ना, जैसे मक्खी, मक्खी नहीं करती भिन्न भिन्न, वाला भिन्न भिन्न नहीं, भिन्न भिन्न मतलब डिफरेंट डिफरेंट। हाँ, मक्खी वाला भिन्न भिन्न नहीं। हो गया। कौन से दो इन्वायरमेंटल फैक्टर हैं जो इसकी वाइबिलिटी को अफेक्ट करते हैं सबसे ज्यादा? ये क्वेश्चन पुट अप किया गया है। कौन से दो फैक्टर ऐसे जो वाइबिलिटी को सबसे ज्यादा अफेक्ट करते हैं? तो ये क्वेश्चन पुट अप किया गया है, बता देता हूं उसमें। टू फैक्टर्स मेनली अफेक्ट वाइबिलिटी ऑफ पॉलन ग्रेन। कौन से दो फैक्टर हैं? पहला टेम्परेचर और दूसरा ह्यूमिडिटी। पहला तापमान और दूसरा नमी। बताइए कितने फैक्टर हैं जो इसके जीवन काल को अफेक्ट करते हैं? दो, पहला टेम्परेचर, दूसरा हाँ पहला टेम्परेचर, दूसरा ह्यूमिडिटी। और ये आया हुआ है क्वेश्चन, पीवाईक्यू है, आया हुआ क्वेश्चन है, क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आएगा। अब देखो, इन सीरियल्स, सम सीरियल्स, सीरियल समझते हो ना? सीरियल यानी हाँ अनाज, ना कि सास भी कभी बहू थी, वो सीरियल नहीं, ठीक है ना? नागिन भी नहीं, है ना? एक आता था क से कुछ, हाँ हाँ कुमकुम कहाँ की? हाँ कोकिला बहन। तो इन सम सीरियल्स गोपी बहू, कोकिला बहू थे, कोकिला बहू नहीं थी, गोपी बहू थी। तो कोकिला तो सास थी ना, तो इसीलिए तो बोला गोपी बहू। हाँ कोकिला सास। इन सम सीरियल्स, सीरियल मतलब अनाज। अब भैया अनाज में क्या आता है? अनाज में आ जाता है जैसे व्हीट, राइस, कभी कभी राइस नहीं लिखता, पैडी लिख देता है। पैडी मतलब धान, पैडी मतलब धान, हिंदी में पैडी का मतलब धान होता है। बाकी व्हीट जानते हो, गेहूं, राइस जानते हो, चावल, बड़ा एग्जाम्पल मेज। इन सब में क्या होता है ना, एसेट्रा, इन सब में 30 मिनट्स तक जिंदा रहता है, वायबल, क्योंकि अगल बगल पौधे रहते हैं। बताओ, एक चावल का पौधा यहां तो दूसरा क्या 2 किलोमीटर दूर होगा? जस्ट बगल में लगाते हैं, उसके बाद उसके जस्ट बगल में लगाते हैं, तो एकदम पास पास होता है। तो कितना ही समय लगेगा, सेकंड्स में पहुंच जाते हैं। फिर भी नेचर ने कहा तुम्हें मैं
ऐसा आशीर्वाद देता हूं, ऐसी तुमको विश देता हूं कि तुम आधे घंटे तक जिंदा रहोगे। कितनी देर तक जिंदा रहता है? आधे घंटे। अब शायद इतना लेजी ही होगा, पॉलन ग्रेन तो नहीं पहुंच पाएगा आधे घंटे में, वरना सेकंडों का काम मिनटों में दिया जा रहा है, घंटों में दिया जा रहा है, वो भी आधा घंटा, आधा घंटा टन। तो इन सम सीरियल व्हीट, राइस और मेज, इसमें वाइबल फॉर 30 मिनट्स, वाइबल फॉर 30 मिनट्स आफ्टर रिलीज। बताओ, यानी कि परागकण निकलने के बाद 30 मिनट तक जिंदा रहते हैं। कितने मिनट तक जिंदा रहते हैं? तो बताओ, सीरियल्स में वाइबिलिटी पीरियड कितना है? हाँ, 30 मिनट, आधा घंटा टन, आधा घंटा। अब आगे देखो, इन एसएलआर, ये एसएलआर क्या भी बताते हैं, ये तो अनाज की बात की थी ना, सम सीरियल क्या ऑल सीरियल, और ये एसएलआर एक फार्मूला बनाया है। इन एसएलआर वाइबल, वाइबल फॉर मंथ्स, इसमें कितने दिनों तक जिंदा रहते हैं? यानी महीनों तक जिंदा रहते हैं। कितने दिनों तक जिंदा रहते हैं? महीनों तक जिंदा रहते हैं। अब ये एसएलआर है क्या, कैसे याद करोगे? एसएलआर है सोलेनेसी, भाई साहब सोलेनेसी याद है? सोलेनेसी, लेग्यूमिनेसी, रोजेसी, रोज आता है इसमें। अच्छा, रोज तो आएगा ही आएगा, एक और कौन आएगा आप बताओ, सोचो जरा सोचो। मैं चलो हिंट देता हूं, एपोकार्पस कंडीशन थी उसमें, मॉर्फोलॉजी में एपोकार्पस कंडीशन पढ़ा था। लार कब टपकती है? जब मस्त सी चीज खाएं। मैंने फॉर्मूला बताया था, लार कब टपकती है? जब मस्त सी चीज खाएं। तो लोटस और रोज एपोकार्पस है। तो बताओ, रोज जिसमें आता है उसी में और कौन आता है? लोटस, फूलों की फैमिली है, सुगंधित फूलों की फैमिली, अट्रैक्टिव फूलों की फैमिली है। याद रहेगा, लोटस और रोज इसमें आता है। इसमें कौन आता है? लोटस जो लेटता है, और रोज जो रोज मिलता है, रोज। लोटस और रोज, और इनमें एपोकार्पस कंडीशन है कि सिनकार्पस? ब्रैकेट में लिखेंगे कि बिना ब्रैकेट के? ब्रैकेट में लिखेंगे कि बिना ब्रैकेट के? बिना ब्रैकेट के। सिनकार्पस को कैसे लिखते हैं? ब्रैकेट में। याद रहेगा एसएलआर? एसएलआर वो होती है, एक गन होती है, हमारी आर्मी को मिलती है एसएलआर। जैसे AK-47 है ना, वैसे ही आजकल गन मिलती है ऑटोमेटिक एसएलआर, आर्मी के पास है हमारे। छोटी होती है लेकिन बहुत तेजी से गोलियां निकलती हैं। और एक वो होती है AK-57, एक AK-47, लेकिन 47 ज्यादा सक्सेस है 57 से। सोलेनेसी, लेग्यूमिनेसी और रोजेसी, फार्मूला क्या है? एसएलआर। तो ये वाइबिलिटी पर भी हमारा डिस्कशन हो गया। फैक्टर कौन कौन से अफेक्ट कर रहे थे? टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी, यानी नमी और तापमान। कुछ में मिनटों तक जिंदा है, कुछ में महीनों तक जिंदा है। मिनटों वाला एग्जांपल है अनाज, और महीनों का एग्जांपल है एसएलआर। एस फॉर, एल फॉर, आर फॉर रोजेसी में क्या आएगा? लोटस और रोज में खास बात क्या है? एपोकार्पस, सिनकार्पस। हाँ, यानी जितनी भी, अभी आगे पता चलेगा कि एपोकार्पस सिनकार्पस क्या होता है दोबारा। हो गया क्लियर?
परागकण को स्टोर कैसे करते हैं, संचय कैसे करते हैं? अच्छा, पहली बात सवाल ये उठता है कि स्टोर करें क्यों? पॉलन ग्रेन को स्टोर करने की जरूरत क्यों है? जो गेहूं आज से 200 साल पहले उगाते थे, क्या आज उगा रहे हैं? नहीं। क्या जो आजादी के समय चावल खाते थे, क्या वही चावल आज भी खा रहे हैं कि वैरायटी बदल बदल के खा रहे हैं? जो इंप्रूव वैरायटी आ रही वो इंसान खा रहा है। जो पुराने चावल देसी टाइप के चावल थे वो मोटे मोटे होते थे, लंबे लंबे होते थे, टूट टूट जाते थे उसको जब कुटाने जाते थे। धान कुटवाया जाता है ना, धान जब कुटाते तभी छिलका निकलता है, वरना आपको पता होगा मोनोकॉट है तो छिलका और बीज आपस में फ्यूज रहते हैं। याद आया? सीड कोट एंड फ्रूट कोट फ्यूज रहती है, इसीलिए देखो उंगली से निकालोगे जल्दी नहीं निकलता, लेकिन जब धान कुटवा देते हैं तो आराम से निकल आता है। फिर उसको हवा दे के भूसा उड़ जाता है और उसका जो वो बचता है बीज, वो हम लोग पॉलिश कर देते हैं, पॉलिश करके मार्केट में आ जाता है। पहले अनपॉलिश आता था, जब हम लोग का देश आजाद हुआ था अनपॉलिश था। चावल कहाँ होते थे? चावल भद्दे भद्दे चावल होते थे, हाथ में ले लो पाउडर जैसा नजर आ जाता था बाद में। जैसे हमने लिया, चेक किया और यहाँ उड़ेल दिया, मेरे हाथ में पाउडर लग गया, टेलकम पाउडर लैक्मे, है ना? तो चलो ये क्लियर हो गया। तो इसीलिए क्या होता है, तब वाले चीजें अभी भी स्टोर करके रखनी है भाई। ऐसा देखो, नेचर में कभी किसी चीज ने कोई प्रिडिक्ट नहीं किया, ठीक है ना? सोचिए नेचर में कब क्या हो जाए, किसी को पता था कोरोना आएगा? इनफैक्ट मुझे भी नहीं पता था कोरोना जैसी कोई चीज है। क्या आपको पता था कि आपके जीवन काल में, आपकी लाइफ स्पैन में पेंडेमिक सिचुएशन देखने को मिलेगी? नहीं। क्या आपने कभी ऐसा, अभी तक आपने कोई वार झेला है आपने अपनी जनरेशन में? नहीं, है ना? मैंने भी अपनी जनरेशन में नहीं झेला। लेकिन अगर वार हो गया तो क्या पैनिक सिचुएशन होगी, क्या एक्सट्रीम सिचुएशन सामने आएगी, कैसे सायरन बजेंगे। हमारे तो बंकर भी नहीं है जो छुप जाए, है ना? बाकी देशों में तो बंकर है, लोगों को वहां पे नीचे भेज देते हैं और बमबारी होती रहती, कोई भी वो नहीं पड़ेगा। यहाँ तो एक बम गिरा तो पता है सब तबाह, समझे? तो कहने का मतलब ये सब चीजें हम लोग ने झेली ही नहीं, लेकिन कभी तो पहली बार किसी जनरेशन में होगी। जब जनरेशन में होगी तब हमको समझ में आएगा यार हमें बंकर बना लेना चाहिए था, या हमें ज्यादा कम कंजेस्टेड जगह में रहना चाहिए था। कंजेस्टेड एरिया में ही वो लोग बम गिराते हैं, होता है कि नहीं होता है? गांव देहात में थोड़ा गिराने जाएंगे। ये कौन सा गांव है? बदलापुर, यहाँ गिरा दे क्या? नहीं, ठीक है ना? तो कहने का मतलब है जितने भी पुराने अनाज हैं वो कहीं विलुप्त ना हो जाएं, इसीलिए उनको स्टोर करके रखना है, ताकि वो कई वर्षों तक, 200-300 साल तक हम स्टोर करके रख सकें, ठीक है ना? और इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? अगर इफ यू वांट टू प्रिजर्व एनीथिंग देन यू हैव टू प्रिजर्व द थिंग्स एट द लो टेम्परेचर और द राइट वो हाई टेम्परेचर। लो टेम्परेचर अगर हाई पे रखोगे तो वो मर जाएगा एम्ब्रियो जो अंदर है, इसलिए आपको कहां पे रखना पड़ेगा? लो टेम्परेचर। आप बताओ, मटर पूरे साल मिलती है देखा जाए तो, माना ग्रीन वैली वाली फ्रोजन स्टेज में मिलती, पर मिलती तो साल है। बताओ, तो किस पे रखते? फ्रीज करके रख देते, डीप फ्रीज कर देते, पूरे साल मिलती है। आप छोड़ दो, साउथ इंडिया जाओ, वहां तो साल भर आम मिलता है, ऐसी ऐसी वैरायटी है। लेकिन मैं वहां मुंबई गया था, वहां पे तो सीजनल आम मिलता है, लेकिन हमें साल भर आम मिला। क्यों? फ्रोजन स्टेज में वो लोग स्टोर कर लेते हैं, फ्रोजन स्टोर में स्टोर कर लेते हैं, और उसके बाद आपको अनफ्रीज करके फिर दे देंगे आपको, खा लीजिए अपना जाइए। तो इसलिए क्या हो रहा है आजकल, 12 महीने तक स्टोर कर लेते हैं। लेकिन ये वो वाला उस स्टोरेज का बाप है जो मैं बताने जा रहा हूं, इसको बोलते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन। क्या बोलते हैं? क्रायो प्रिजर्वेशन। देखो, मैनी स्पीसीज ऑफ प्लांट्स, many species of plants are not grown in recent time, so we can store pollen grains और पता है हम यहाँ पे सीड भी लिखा दे रहे हैं, सीड को भी ऐसे स्टोर करते हैं। हालांकि बात पॉलन ग्रेन की चल रही है, लेकिन सीड को भी ऐसे ही स्टोर करते हैं, सेम प्रिजर्वेशन मेथड है। तो बहुत सारी प्लांट की प्रजातियां अब ग्रो नहीं कराई जाती रिसेंट टाइम में, तो वी कैन स्टोर pollen grains और सीड
at very low temperature, at very low temperature, very low temperature, कितने टेम्परेचर में? -196 डिग्री सेल्सियस। 10 डिग्री नहीं, 15 डिग्री नहीं, 20 डिग्री नहीं। फ्रिज आते हैं आजकल माइनस, मेरे यहाँ फ्रिज है -23 पे, उससे ज्यादा चलता ही नहीं है। -23 पे उसका जो फ्रीजर है वो -23 पे चल रहा है। सोचो उस पे जम जाती चीजें। तो ये -196 डिग्री सेल्सियस की बात कर रहा है, यानी कई वर्षों तक स्टोर रहेगा। -196 डिग्री सेल्सियस। और ये क्या है? द टेम्परेचर ऑफ लिक्विड नाइट्रोजन। ये किसका टेम्परेचर है? दिस इज द टेम्परेचर ऑफ लिक्विड नाइट्रोजन फॉर वेरी लॉन्ग टाइम। इससे बहुत लंबे समय तक स्टोर कर पाएंगे कि कम लंबे समय तक? फॉर वेरी लॉन्ग टाइम, एंड दैट इज नोन एज क्रायो, मतलब वेरी लो टेम्परेचर, और प्रिजर्वेशन मतलब सुरक्षित कर लेना या संचित कर लेना। बताओ इस प्रिजर्वेशन को क्या बुलाते हैं? आया हुआ क्वेश्चन है पीवाईक्यू। देखो, हम परागकण को लिक्विड तरल नाइट्रोजन के तापमान में रखकर कई वर्षों तक संचित कर सकते हैं। लिख दिया मैंने हिंदी में भी। ये प्रक्रिया क्रायो संचय कहलाती है। बताइए, क्वेश्चन आया वो क्रायो प्रिजर्वेशन किसके तापमान पर किया जाता है? लिक्विड नाइट्रोजन के तापमान पर। और कितना होता है लिक्विड नाइट्रोजन का तापमान? -196 डिग्री सेल्सियस। और कितने वर्षों तक सुरक्षा कर सकते हैं? कई सालों तक, कई वर्षों तक कर सकते हैं। 100 साल, 150, डिपेंड करता है पॉलन ग्रेन कितना स्ट्रांग है। अच्छा, और इसको बाद में करेंगे क्या है? सुरक्षित तो कर लिया, और जब हमें इसकी नीड होगी या प्लांट ब्रीडर को इसकी नीड होगी तो प्लांट ब्रीडिंग में यूज कर लेंगे। बताइए, व्हेन प्लांट ब्रीडर रिक्वायर फॉर प्लांट ब्रीडिंग। प्लांट ब्रीडर को कब चाहिए? जब उसे क्या कराना है? प्लांट ब्रीडिंग। देन कैन बी यूज्ड। जब प्लांट ब्रीडर को रिक्वायर होगा ब्रीडिंग के लिए तो वो इसे यूज कर लेगा। तो इसे क्या कर लेगा? यूज कर लेगा। बताइए, कितने तापमान पर इसको सुरक्षित करेंगे? -20 डिग्री, -196 डिग्री सेल्सियस। और फॉरेनहाइट भी दिया हो सकता है, लेकिन हमने किस में लिखा है? सेल्सियस। तो वहां सेल्सियस वाले को ही टिक करना। होता क्या, पहले वाले ऑप्शन में दे दिया 196 डिग्री फॉरेनहाइट, आपने देखा आगे बढ़ गए, हो गया गलत। या स्टेटमेंट में देखा आगे बढ़ गए, तो फॉरेनहाइट नहीं, सेल्सियस है। तो आज हमने क्या पढ़ा? अभी पॉलन ग्रेन एलर्जेंस की तरह कॉज करता है कि नहीं करता है? श्वसन संबंधित रोग कॉज करता है कि नहीं करता? जैसे दमा यानी अस्थमा, और दूसरा ब्रोंकाइटिस यानी ब्रोंकाई में जलन, आइटिस मतलब जलन, और जलन मतलब स्वेलिंग प्लस पेन, स्वेलिंग प्लस पेन। फिर आपको बताया गया कि पॉलन ग्रेन वो पार्थिनियम ग्रास आ गया था भारत में,
आ गया था कि लाए थे? किसके थ्रू आया था? कहां से आया था? मैक्सिको से जब आयात कराया था तो भारत में आ गया था। और कांग्रेस के पीरियड के समय आया, इसलिए कांग्रेस ग्रास भी बोलते हैं। उसकी पत्तियां अभी दिखाई थी, वो गाजर के जैसे लगती, तो कैरेट ग्रास भी बोलते हैं। और साइंटिफिक नेम था पार्थिनियम। और ये जब आया तो इसकी पॉलन ग्रेन्स हम लोग के सांस के थ्रू अंदर चले जाते थे, पॉलन एलर्जी कॉज करते थे, सीवियर प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दिया करते थे। ठीक है ना। फिर आपको बताया गया वाइबिल्ट वो पॉलन ग्रेन्स एज ए सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट फूड सप्लीमेंट, यानी पोषण से भरपूर है। खनिज पदार्थ था, मिनरल था, प्रोटीन था, कार्बोहाइड्रेट था, लिपिड था, विटामिन थे। तो ये सारा कुछ मिल जाता है हमें इससे, पॉलन ग्रेन से। इसीलिए पॉलन टैबलेट कहाँ बनाई गई? वेस्टर्न कंट्रीज में। आजकल भारत में अवेलेबल है कि नहीं है? है। भारत में भी बोले भारतीय कंपनी बनाने लगी। ये एनसीईआरटी ने पहले लिखी है। पहले लिखा है कि जब पहली बार उन्होंने बनाया था वेस्टर्न कंट्रीज में, सिरप बनाए, शेक बनाए, क्रीम्स बनाए, ठीक है ना, आइसक्रीम बनाई, जो बनाई, कुल मिलाकर के इसका यूज करते हैं फीडिंग के लिए। ताकि फीड करेंगे, पोषण मिलेगा, बॉडी हष्ट पुष्ट होगी। ठीक है ना, किसी चीज की कमी नहीं होगी, विटामिन है, मिनरल है। आजकल दुनिया विटामिन के पीछे भाग रही है, तो वो जब नेचुरल मिल रहा है तो क्यों आर्टिफिशियल वाला लिया जाए, है ना। फिर आगे बताया गया कि ये जो वाइबिलिटी होती है वो कितनी होती है। वाइबिलिटी वेरी करती रहती है और डिपेंड करती है दो मेन प्रीवेलेंट फैक्टर पर। पहला टेम्परेचर और दूसरा ह्यूमिडिटी यानी नमी। नमी कितनी है, तापमान कितना है। अगर नमी बहुत ज्यादा है और टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा है तो जल्दी सड़ जाएगा पॉलन ग्रेन। अगर नमी कम है, टेम्परेचर भी कम है, तो देर में सड़ेगा। तभी तो हम -196 डिग्री सेल्सियस पे हम लोग करते हैं स्टोर। अच्छा बताओ, फ्रिज के अंदर टेम्परेचर कम होता है तो नमी भी कम होती है। आप देखो सर्दियों में क्या होता है, त्वचा की नमी कम हो जाती है। तो यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ लिख सकते हैं नाखून से रूखा। फिर लगाइए वैसलीन, पेट्रोलियम जेली, पेट्रोल की तरह जलेगा। ऐसा नहीं है, मतलब देखा होगा ऐसा। मैं तो जब छोटा था मैं लिख के देखता था, हाँ मेरी त्वचा ऑयली है कि नहीं है, कि ड्राई है, लिख के देखता था। आई लव माई सेल्फ। सच बोल रहे हैं। तो पता चल जाता था, जब लिख जाता था तो समझ जाते थे ड्राई है ना। और शीशे के सामने ब्लर हो गया, अपना नाम लिखना, दिल बनाना, छूना अपना दिल, है ना। ये सब स्टूपिडनेस वाले काम किया करते थे। मतलब बता रहे हैं बचपन, ये सब आपने भी किया होगा, नहीं किया? कभी शीशे को ब्लर नहीं किया सर्दियों में? हमने तो पता है, जब जब बहुत सर्दी होती थी, अभी तो इतनी पड़ती नहीं, हम लोग छोटे थे बहुत पड़ती थी, तो पता है क्या होता था, बोलते थे तो शीशा ब्लर हो जाता था, फिर धुआं निकलता था तो फूकते थे, देखा करते थे कि किधर जा रहा है। हाँ, नेचुरल स्मोकिंग। इतनी बात क्लियर हो गई? तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दिया। आओ जरा एनसीईआरटी, उसके बाद आगे का टॉपिक, फिर क्वेश्चन कुछ।
ये सब कल हो गया था, यहां से हम लोग ने करना चालू किया है। पॉलन ग्रेन्स ऑफ मैनी स्पीसीज कॉज एलर्जी की ऑल द स्पीसीज कॉज एलर्जी। लाइन पहली लाइन पढ़ी, पॉलन ग्रेन ऑफ मैनी स्पीसीज, पॉलन ग्रेन ऑफ मैनी स्पीसीज कॉज सीवियर एलर्जी। जैसे ब्रोंकियल एफ्लिक्शन, एफ्लिक्शन का मतलब ब्रोंकाई से संबंधित रोग, लिखाया सब हिंदी में भी। फिर आपको बताया गया कुछ लोगों में, इन सम पीपल लीडिंग टू द क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, मैंने बोला था ए बी सी, ए फॉर, बी फॉर, सी फॉर क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिजीज या क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, एक ही बात है, यानी कि बहुत ज्यादा समस्या वाले श्वसन संबंधित रोग। फिर आपको बताया गया था एक यहाँ पर पार्थिनियम मेंशन किया गया है जिसको कैरेट ग्रास भी बोलते हैं, और तीसरा नाम नहीं लिखा तो बता दिया। ये आ गया था कहां पे, भारत में। भारत में आया कैसे, गेहूं के साथ आ गया था, इंपोर्टेड व्हीट के साथ आ गया था एज ए कंटामिनेंट, कंटामिनेंट मतलब खरपतवार, खरपतवार के रूप में आ गया था। और यूबिक्विटस का मतलब हर जगह फैल गया, हमने लिखा था स्प्रेड एवरीवेयर, हर जगह फैल गया, सर्वव्यापी, हिंदी में बोलते सर्वव्यापी, फैल गया हर जगह। और इसने क्या कॉज कर दी, एलर्जी। और मैंने लिखा इसीलिए इसको मानते हैं मोस्ट प्रोब्लेमेटिक टेरेस्ट्रियल वीड के एक्वेटिक वीड, टेरेस्ट्रियल के एक्वेटिक, टेरेस्ट्रियल की जगह एक्वेटिक कर दूं तो आंसर क्या बदल जाएगा, वाटर हाइसिन, वाटर हाइसिन का दूसरा नाम आइकॉर्निया, आइकॉर्निया, जलकुंभी, हिंदी में जलकुंभी। ये देखो पॉलन, पॉलन देखो क्रीम है, पॉलन शेक है, देखो पॉलन सिरप है, देखो पॉलन का और भी प्रोडक्ट्स है, पॉलन का ये देखो ये टैबलेट स्ट्रिप में आ रही है, देखो 30 दिन की टैबलेट है, पूरी 30 डे की टैबलेट होती है ये 30 टैबलेट्स, हर दिन एक खाओ और प्रभु के गुण गाओ, है ना। देखो ये सब कहां पे, और इंग्लैंड लिखा होगा कहीं ना कहीं, कहां गया इंग्लैंड, ये रहा वेस्टर्न कंट्री, ब्रिटेन। तो देखो पॉलन ग्रेन न्यूट्रिएंट रिच होता है, पॉलन ग्रेन पोषण से भरपूर है कि नहीं है, पोषण से भरपूर है। और कह रहा है आजकल फैशन बन गया है, कहां पे फैशन बन गया, क्या खाने का फैशन बन गया, पॉलन टैबलेट एज ए फूड सप्लीमेंट, कहां पे, किस कंट्री में, वेस्टर्न कंट्रीज में। लार्ज नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन प्रोडक्ट अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट, सिरप, और मैंने शेक वगैरह सब कवर कर लिया, ठीक है ना, इन द मार्केट। पॉलन कंजप्शन क्लेम किया जाता है परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए, इंक्रीज परफॉर्मेंस किसकी, एथलीट्स और रेस हॉर्सेस, सब कवर है। सब हेडिंग डलवा के मैंने एक एक चीज लिखवाई है ताकि नीट में क्वेश्चन आए और हमारा गलत ना हो। और आएगा भी, देखिएगा 21 वाला जो एग्जाम है, कहीं क्वेश्चन तो आना ही आना है, फिर आपको पता लग जाएगा जितने भी क्वेश्चन आप पढ़ के जा रहे हो वो ना आए तो बताना, कोई बाहर से नहीं बनता, और आपसे ना सॉल्व हो तो बताना, क्योंकि सारे सॉल्व होंगे आपसे। जब एक बार पॉलन ग्रेन आ गया बाहर तो वो कितने दिनों तक जिंदा रहेगा, ठीक है, बोला गया फर्टिलाइजेशन तभी करेगा जब जिंदा रहेगा। और फिर बोला गया कितने लंबे समय तक आप सोचते हो कि वो जिंदा रहेगा, कितने समय तक, क्वेश्चन मार्क लगाया। द पीरियड ऑफ पॉलन ग्रेन रिमेन वाइबल इज हाईली वेरिएबल एंड डिपेंड अपॉन द स्पीसीज, लिखा दिया था। और दो और फैक्टर बताओ जिस पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी। अच्छा बताओ अनाजों में, कुछ अनाज लिखा थे कि सारे, सम सीरियल्स में राइस और व्हीट और मेज वगैरह भी लिखाया, इनमें पॉलन ग्रेन अपनी वाइबिलिटी लूज करते हैं कितनी देर में, 30 मिनट के अंदर करते हैं, यानी 30 मिनट तक जीवित रहते हैं, ठीक है, ऑफ द रिलीज। जबकि कुछ मेंबर में, किसके कुछ मेंबर में, एस सोलेनेसी, एल लेग्यूमिनेसी, आर रोजेसी, रोजेसी में रोज और लोटस आया था जिसमें आपको कार्पस कंडीशन थी, बताया था अभी, ठीक है। उसके बाद बताया गया दे मेंटेन वाइबिलिटी फॉर मंथ्स,
देखो इसमें बहुत पढ़ना पड़ रहा है, हम लोग नोट्स बनाते हैं बिल्कुल एकदम रनिंग नोट्स बनाते हैं। आपने देखा होगा मेरे नोट्स अलग टाइप के चलते हैं, वो नहीं कि लिखवा दिया, छपवा दिया, टिपवा दिया, ठीक है ना। वो आपको बिल्कुल एकदम खुला हुआ नोट मिलेगा, और जो जो क्वेश्चन फ्रेम होते हैं बस हर लाइन से क्वेश्चन, हर लाइन से क्वेश्चन, अगर बना पॉसिबल तो उस पर बनेगा ही बनेगा। कह रहा आपने सुना होगा सीमेन को स्टोर करते हुए, यानी कि जैसे सीमेन होता है, आपने सीड को देखा होगा, तो वो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में यूज होता है, वैसे ही पॉलन ग्रेन को भी स्टोर कर सकते हैं, और बहुत सारी प्रजातियों को। कब तक? ईयर्स तक। कितने टेम्परेचर पर? लिक्विड नाइट्रोजन के टेम्परेचर पर, और जब चाहे तो यूज कर सकते हैं। कहां यूज करेंगे? ब्रीडिंग प्रोग्राम में, ठीक है। कह रहे ये बिल्कुल किसके समान था, लिखा दिया था, कवर अप है सब। क्वेश्चन पहले कर लें। ये तो हो गए थे सारे, ये हो गया था ना यहां तक। अब बताओ, विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? pollen grain of many species like parthenium may become cause severe allergy, हो सकता है। फिर बोला पीरियड फॉर विच pollen grain remain viable is fixed for all the type of angiosperm, फिक्स था कि वेरिएबल? फिर भी सारे पढ़ लो। pollen grain in case of paddy मतलब धान का, lose their viability within 30 minutes of their release, सही है सर। फिर store pollen can be used as a pollen bank can be further made in production of improved crop variety, मतलब बोल रहे हैं अभी स्टोर कर लेंगे, जब जरूरत पड़ेगी क्रॉप वैरायटी को इंप्रूव करने की फिर दोबारा यूज कर लेंगे। बोलो सही है? सही है। तो गलत कौन सा हुआ? हाँ, फिक्स नहीं, वेरी कर रहा था। याद करिए, जब जो लाइनें मैं बताऊं अगर उससे जरा भी उल्टी हो बस खत्म काम। यानी सही लाइनें याद करके जाइए, और वहां पे जो लाइन आपको मेरे अकॉर्डिंग ना लगे वही गलत होगा। देखो साहब, देखो क्या मैंने फिक्स लिखा था। अब बताइए, विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? नहीं, ये उसका है नहीं। आइए दूसरे क्वेश्चन कराएं, अभी ये टॉपिक ही नहीं कवर हुआ है, फीमेल पे आ गए ना। ये कल वाला बताइए, वेजिटेटिव सेल मैच होगा किससे? लार्ज साइज से। और जनरेटिव सेल मैच होगा किससे? स्पिंडल शेप से। एक्साइन मैच होगा, और इक्टाइन मैच होगा। देखिए होने लगा सारे क्वेश्चन, यहां से हम छाट लेंगे कौन सा। मेल गैमिट इन एंजियोस्पर्म आर फॉर्म्ड बाय, मेल गैमिट कैसे बने थे? आज ही बताया, आते आते ये बताया था। कौन सा डिवीजन? माइटोटिक डिवीजन कहां हुआ था? जनरेटिव सेल में। जी फॉर जनरेटिव सेल, जी फॉर गैमेट। कितने गैमेट बने थे? तो अगर 2 सेल बने तो माइटोसिस, 4 बनती तो मियोसिस। तो देखो आंसर कौन सा आया? पहला गलत है, क्योंकि वहां जनरेटिव होना चाहिए।
दूसरा हो ही नहीं सकता, तीसरा हो ही नहीं सकता, आंसर चौथा जरूर होगा, क्योंकि आपने बताया था जी फॉर जनरेटिव और जी फॉर गैमेट बनाएगा। तो देखो जी फॉर जनरेटिव, जी फॉर गैमेट बना रहा है और दो बना रहा है, इसलिए बोलेंगे माइटोटिक। बोलो ये कल वाला 3 सेल पूछा है, लेस देन 40%, लेस देन 40%। स्टेटमेंट कौन सा सही है? pollen grain said in two celled stage in more than 40%, गलत हो गया। सेकंड भी गलत हो गया, उल्टा लिखा है दोनों स्टेटमेंट, पहला गलत दूसरा गलत। जनरेटिव सेल डिवाइड म्योटिकली, तीसरा भी गलत। और डी एंड इंटाइन ऑफ pollen grain is made up of spore pollen, सारे गलत। ऑल आर रॉन्ग, ऑल आर रॉन्ग। कह रहे कौन सा स्टेटमेंट सही करेक्ट है? करेक्ट कोई नहीं था, तो क्या थे? सारे रॉन्ग थे। प्लांट केम इन इंडिया एज ए कंटामिनेंट, कौन सा आ गया था? हाँ ये बताओ। इनकरेक्ट, इनकरेक्ट बोल रहा है। पार्थिनियम और कैरेट ग्रास कॉज पोलन एलर्जी, सही है सर। वेजिटेटिव सेल ऑफ pollen grain has abundant fruit, सही है सर। pollen grain cause severe allergy and bronchial application, सही है सर। Sporopollen is most resistive substance, sporopollen is most resistive organic matter known, हाँ सही है। और कह रहा है ऑल आर करेक्ट, हाँ ऑल आर करेक्ट, सारे सही। क्या दिक्कत है? इस डी में दिक्कत है? ये कह रहा है अब तक हमें जो पता है पूरे लिविंग वर्ल्ड में, उसका सबसे प्रतिरोधक कार्बनिक पदार्थ है स्पोरोपोलिन, सही है। ऑल ऑफ दीज, और ऑप्शन में मिल रहा है साफ साफ। क्या इनकरेक्ट लेकिन पूछा है, देखो ऊपर इनकरेक्ट पूछा है ना। हाँ तो हुआ ना, ऑल आर करेक्ट, सारे करेक्ट हैं। हाँ तो अच्छा ऑल लिखा हुआ है, तो ये कर देंगे सी, डी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ये तो नहीं है। हाँ ये पॉलन ग्रेन्स, इसमें भी छाटना है, देखो छाटने वाला क्वेश्चन है। पॉलन ग्रेन्स रिप्रेजेंट गैमेटोफाइट फेस, सही है सर, एन था, सही है ना। कैन कॉज सीवियर एलर्जी लाइक अस्थमा ब्रोंकिस, ठीक है सर। रिच इन न्यूट्रिएंट, सही है सर। फूड सप्लीमेंट, सही है सर। अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट सिरप इन वेस्टर्न कंट्रीज, सही है सर। तो आंसर क्या हो गया? ऑल आर करेक्ट। वाइबिलिटी ऑफ पॉलन ग्रेन डिपेंड अपॉन, देखो स्पीसीज पर तो डिपेंड किया ही था, ह्यूमिडिटी लिखाया था, टेम्परेचर लिखाया था, आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। देखो ये हर लाइन पे क्वेश्चन है, इसलिए आपको वो है, लेकिन जरूरी नहीं कि ऑल ऑफ दीज ही हो जाए। बताओ राइस, राइस में पॉलन ग्रेन 30 मिनट अप्रॉक्स बोला है। अच्छा पॉलन ग्रेन स्टोर्ड एट नाइट्रोजन वाला 96 डिग्री, ना कि ऑक्सीजन वाला, सही है ना। चलो यहां तक हो गया क्लियर। एक चीज पर थोड़ा सा बता दूं, फीमेल सेक्स ऑर्गन और गाइनोसियम, हिंदी में बोलते हैं ठीक है। देखो फीमेल सेक्स ऑर्गन जो होता है उसका नाम है गाइनोसियम, जी से इंडिकेट करते थे, बताइए जी से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। इसकी भी कोई ना कोई यूनिट होगी, गाइनोस, जैसे एंड्रोसियम की यूनिट का नाम स्टेमन, पुंकेसर, है ना, नाम था उसका हिंदी में। तो गाइनोसियम की यूनिट का नाम पिस्टल और कार्पेल। कितने भाग होते हैं इसमें? इसमें 3 भाग होते हैं। कौन कौन से 3 भाग होते हैं? देखो इसमें 3 पार्ट होते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं, तीन भाग होते हैं, याद करो, इधर फिगर बना रहे हैं।
कितने भाग हैं? 3। देखो एक एक करके देखो, ये भाग, ये भाग और ये भाग, 3 भाग हैं। ये होता है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है स्टिग्मा। ये यहां से यहां तक क्या है? स्टाइल। और ये क्या है? ओवरी। इसको बोलते हैं वर्तिकाग्र, इसको बोलते हैं वर्तिका, इसको बोलते हैं अंडाशय। तो कितने भाग हैं? 3। 3 भाग में से ये पहला भाग है, इसको ए लिख देते हैं, इसको बी लिख देते हैं, इसको सी लिख देते हैं। अच्छा, इसका काम क्या होता है? स्टिग्मा का काम, इसका काम होता है पॉलन ग्रेन को रिसीव करना। पॉलन ग्रेन को क्या करता है? तो ये लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पॉलन ग्रेन, लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पॉलन ग्रेन, इट इज लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन के लैंड करने का स्थान, यानी परागकण यहीं आके गिरेंगे। ये क्या है? ये पॉलन ग्रेन है, परागकण। बताओ परागकण कहां आके गिरते हैं? फीमेल के किस भाग पे? फीमेल के किस भाग पे? स्टिग्मा पे। तो लैंडिंग प्लेटफॉर्म बोला है, लेकिन इसी को एक और वर्ड बोला है, रिसेप्टिव प्लेटफॉर्म, रिसेप्टिव सरफेस फॉर पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन रिसीव करने का स्थान। अरे भाई देखो, दोनों दोनों पक्ष से सुनो ना, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, एक ये मेरा पक्ष है, आप मुझसे पढ़ रहे हो, या आपका पक्ष है। अब जरा इसके रिस्पेक्ट पे देखो, पॉलन ग्रेन आके यहां गिरा तो लैंड किया कौन? लैंड कौन किया? तो लैंडिंग प्लेटफॉर्म बन गया किसके लिए? और इसने उसको रिसीव किया तो बन गया रिसेप्टिव सरफेस फॉर पॉलन ग्रेन। बताओ, पॉलन ग्रेन के रिस्पेक्ट पे लैंडिंग प्लेटफॉर्म बोला गया है, और इसके इसके रिसीव करने के आधार पे रिसेप्टिव सरफेस बोला गया है। बोलो क्लियर है? ये कहां होता है? ये होता है बिलो द, देखो किसके नीचे है? बिलो द स्टिग्मा। एनसीईआरटी ने बिलो को बीनीथ बोला है, एक ही बात है। बीनीथ या बिलो मतलब क्या? नीचे, बिलो द स्टिग्मा। यानी वर्तिकाग्र के नीचे होता है। और कैसा होता है? लॉन्ग, लॉन्ग, स्लेंडर, स्लेंडर मतलब पतला, एंड हॉलो यानी लंबा, पतला व खोखला। अच्छा, खोखला होने से फायदा क्या होगा? पॉलन ट्यूब को रास्ता देगा। यहां से जब पॉलन ट्यूब निकलेगी तो यहीं से होके गुजरेगी, इसी टनल से। टनल, टनल सुरंग, सुरंग जैसा होता है, खोखला होता है, ठीक है ना। प्रोवाइड्स रूट टू पॉलन ट्यूब। पॉलन ट्यूब को मार्ग प्रदान करता है। ये देखो, इसके लिए एरो इधर लगा दे रहा हूं, उधर जगह भर गई है, एरो नीचे बना लेना। ये कैसा है? बेसल है कि अपर? बेसल है कि टॉप वाला? बेसल सोलन है कि नहीं? बेसल सोलन पार्ट, बेसल सोलन पार्ट है ये, बेस वाला फूला हुआ भाग, आधार का फूला हुआ भाग, आधार पर उपस्थित फूला भाग।
तो 3 भाग होते हैं। इस पे पता है गद्दा बिछा होता है, इस पे गद्दा बिछा होता है, गद्दे का नाम याद है? प्लेसेंटा। बस केवल नाम लिखना है, डिटेल कल पढ़ेंगे। प्लेसेंटा। और यहां से एक स्टार्क द्वारा एक बॉडी जुड़ी होती है ऐसे, इसको इसको लिख देते हैं स्टार्क, कल इसका डिटेल में नाम पढ़ेंगे। व्रंत। और ये जो बॉडी ओवल सी बॉडी है ना, इसका नाम है ओव्यूल, यानी अंडप। नहीं नहीं, अंडप ही बोलते हैं, नहीं, बीजांड। अच्छा, ये अंदर एक ये एक चैम्बर दिख रहा है, चैम्बर का नाम कौन बताएगा भाई साहब? चैम्बर का नाम कौन बताएगा? बताओ भाई साहब, फीमेल भाई साहब, बताओ भाई साहब, फीमेल भाई साहब, कोई तो बताए। लोक्यूल का दूसरा नाम ओवेरियन चैम्बर, वेरी गुड, बताया फीमेल भाई साहब ने, मेल भाई साहब लोग तो बैठे ही रह गए। दोनों से पूछा था, भाई साहब और फीमेल भाई साहब। चलिए, तो ये क्या है? ये है लोक्यूल, लोक्यूल या ओवेरियन चैम्बर। हिंदी में बोलते हैं अंडकोश। तो ये 3 पार्ट आपको समझ में आ गए। बताइए, पॉलन ग्रेन को रिसीव करने का काम कौन करता है? स्टिग्मा। या फिर यूं बोला जाए, पॉलन ग्रेन लैंड कहां करता है? स्टिग्मा पर। जब पॉलन ट्यूब निकलेगी तो इसके थ्रू गुजरेगी, और इसको बोलते हैं स्टाइल या वर्तिका। ये अंदर घुसती है यहां से ट्यूब, और यहां पे आके अंदर यहां से ली जाएगी, आगे आगे चल के पढ़ेंगे। अच्छा, फिर इसीलिए खोखला है, लंबा है, पतला है, साफ दिख रहा है, और पराग नली को रास्ता दे रहा है। ये फूला हुआ बेसल पार्ट है, इसी को अंडाशय कहते हैं या फिर ओवरी बोलते हैं। इसके अंदर एक चैम्बर है, चैम्बर का नाम लोक्यूल, लोक्यूल का नाम ओवेरियन चैम्बर, बोलता है अंडकोश। उसके बाद बोलते हैं इसके अंदर ये ओवल बॉडी, ओवल बॉडी का नाम ओव्यूल, हिंदी में बोलते हैं बीजांड। और ये डंडी से जुड़ी हुई है किस पे? एक प्लेसेंटा पे। ये हमने आपको सिखाया, और इतना तो मार्फोलॉजी में पढ़ के आई हूं। क्लियर हो गई बात? तो आज हम लोग ने फीमेल पार्ट को स्टडी किया, लेकिन अभी ये पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, अब तो स्टार्ट हुआ है ना। अभी तो टेस्ट में देखो, आपको भेजा तो था सब, टॉपिक नहीं आया था? क्या बात कर रहे हो, 3-4 दिन पहले ही बनवा लिया था मैंने, भेज दिया होगा। नहीं भेजा? चलिए, अभी अभी सेंड कर रहे हैं। मार्फोलॉजी आएगी वैसे तो आधी तो इसी में कवर हो जा रही है। तीन दिन पहले का देखिए, 3 दिन पहले आया। चलिए अभी कराते हैं, कराते हैं अभी, वो कर दीजिए।